हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आप सभी के बीच पार्ट 2 फ्रॉम द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th, और जिसमें कि आज हम सीखने वाले हैं द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टेप बाय स्टेप फुल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन है मिस्टर अतुल सिंह स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000, गुड्स वर्थ ₹1,50,000 एंड फर्नीचर वर्थ ₹40,000। जैसा कि आप देख सकते हो कि ओनर का नाम है अतुल सिंह और जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगाकर, जिसकी वैल्यू 80,000 है, गुड्स भी लगाया है जिसकी कीमत है 1,50,000 और फर्नीचर जिसकी कीमत है 40,000। ठीक है, तो 3 एसेट्स को लेकर उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। नाउ इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड कैसे करते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, इन सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। तो अब हम पहले बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफ़ेक्ट के। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन आपके इस चैप्टर को एकदम सिंपल बनाएगा। The effect of this transaction will be that the firm has received assets totaling ₹2,70,000। कह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन का असर ये है कि जो जैसे ये हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, एंड ये ओनर है यानी बिजनेसमैन है। इस बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1, 2 और 3 एसेट्स दिए हैं, कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ने 3 एसेट्स रिसीव किए हैं, जिसमें से कैश 80,000 है, गुड्स 1,50,000 है और फर्नीचर 40,000। यानी टोटल जो वैल्यू ऑफ एसेट्स बिजनेस ने लिया है या ओनर ने दिया है बिजनेस को, वो है कितना? 2,70,000 रुपये। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गया। देन इन द फॉर्म ऑफ कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। जैसा आप सभी जानते हो कि गुड्स को स्टॉक हम कहते हैं, इसलिए स्टॉक लिखा गया है। तो जो 2,70,000 रुपये का टोटल एसेट्स आया है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें कैश है, स्टॉक है और फर्नीचर है। एंड द क्लेम अगेंस्ट द फर्म आर ऑल्सो ₹2,70,000 इन द फॉर्म ऑफ ओनर्स कैपिटल। तो जैसे हमने कहा था कि ये हमारा बिजनेस है, ये ओनर है, इस ओनर ने 3 एसेट्स बिजनेस को दिए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो हम जानते ही हैं कि हमारा जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन दोनों अलग यूनिट होते हैं, सेपरेट यूनिट होते हैं। तो बिजनेस के लिए ये जो तीनों एसेट्स हैं ये लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो बाद में फ्यूचर में हमें अपने ओनर को वापस देना भी पड़ेगा, तो इसलिए लायबिलिटीज़ भी क्रिएट होती है इक्वल टू दैट अमाउंट। ठीक, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। नाउ इसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे पुटअप करेंगे, आइए समझेंगे। देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन का यही फॉर्मेट है। यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, देन एक वाइडर कॉलम होता है एसेट्स का, एंड देन एक लायबिलिटीज़ और एक कैपिटल का कॉलम बनता है। ठीक है, देन जितने भी एसेट्स आपके क्वेश्चन में आते जाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग कॉलम रेज करते जाएंगे। जैसे फिलहाल हमारे क्वेश्चन में 3 एसेट्स आ गए बिजनेस में एक साथ, कैश, गुड्स यानी स्टॉक और फर्नीचर। तो हमने 3 कॉलम ऑलरेडी रेज कर लिए हैं। ये 1-2 कॉलम स्पेयर में हमने बना लिए हैं कि हमें जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। एंड देन लायबिलिटी साइड से एक कॉलम लायबिलिटीज़ का ही रहेगा और कैपिटल एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश आया 80,000, स्टॉक आया 1,50,000 और फर्नीचर आया है 40,000, और इन तीनों को मिला करके कैपिटल हुआ है 2,70,000। और लायबिलिटीज़ में जीरो इसलिए क्योंकि लायबिलिटीज़ का बेसिकली मतलब है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो अभी हमारे पास नहीं है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट ₹5,000। नाउ रेंट मतलब कि हम जिस रेंटल प्रॉपर्टी में बिजनेस करते हैं उसका रेंट हमने लैंडलॉर्ड को दिया है 5,000। नाउ इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, इन एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट फर्स्टली इट रिड्यूसेस कैश एंड सेकेंडली इट रिड्यूसेस द कैपिटल। क्योंकि आपने पेड किया है तो डेफिनेटली पेड का जो मीन है आपका, वो कैसे आपने पेड किया, ऑब्वियसली कैश दिया होगा, तो इसलिए आपने के कैश बैलेंस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि रेंट जो पेड हुआ है, रेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस, तो दैट्स वाई कैपिटल भी आपका रिड्यूस होगा। और प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कैपिटल में क्या क्या एडजस्ट होता है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें अगर अब तक ना देखा हो तो लिखा हुआ है कैपिटल रिड्यूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रेंट जो है एक एग्जाम्पल है एक्सपेंस का, और न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन जो बनेगा इस इफेक्ट के वजह से वो कैसा बनेगा, आइए देखें एक बार।
तो जो पिछला अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा बना था पिछले ट्रांजैक्शन के बेस पर, वो देखिए क्या था। पहले हमने ओल्ड लिख लिया। हावेवर आप जानते हो कि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये ओल्ड, न्यू, इफेक्ट, न्यू ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है ओल्ड। देखिए ओल्ड इक्वेशन अब तक क्या था हमारा, कैश 80,000 था, स्टॉक था 1,50,000 और फर्नीचर था आपका 40,000 और लाइबिलिटीज में कैपिटल था, सॉरी लाइबिलिटी 0 था, कैपिटल था 2,70,000। ये अब तक आपके पास पिछले ट्रांजेक्शन से आ चुका है, दैट इज रिपीटेड वन। नाउ इफेक्ट पे आते हैं, जो कि इस आपके ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग होना है। तो जैसा हमने कहा था कि उसमें आपका कैश पे इंपैक्ट पड़ रहा है और कैपिटल पर, तो कैश और कैपिटल में इंपैक्ट डालना था। कैश पेड हुआ इसलिए कैश में माइनस हो गया। माइनस को देखिए आप या तो -5,000 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट में 5,000 लिख दें, वो भी मतलब होता है माइनस का ही एक तरीका है, ठीक है। तो आपने कैश में से माइनस किया 5,000 और कैपिटल से माइनस किया एज एन एक्सपेंस। नाउ इस इफेक्ट का असर स्टॉक पर नहीं है, फर्नीचर पर नहीं है और लाइबिलिटीज में नहीं है। जहां पर नहीं है वहां पे आप 0 लिखेंगे। तो फाइनली व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा, कैश आपका प्रीवियसली था 80,000, उसमें से 5,000 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 75,000। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए वापस सेम टू सेम है 1,50,000। फर्नीचर भी इंटैक्ट है 40,000, लाइबिलिटी एज इट इज 0 और कैपिटल में भी 5,000 रिड्यूस हो रहा है इसलिए घटा करके आएगा 2,65,000। तो इन दिस वे आपका न्यू इक्वेशन आ गया है 75,000 for cash, stock 1,50,000, 40,000 furniture, liability 0 and capital 2,65,000। एंड ऑलवेज जो आपका न्यू इक्वेशन होगा उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी आपका एसेट साइड, वो हमेशा आपको इक्वल दिखेगा आपके राइट हैंड साइड से, यानी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से। ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹65,000। आपके हर अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन है जो मिलता ही है और बच्चे अक्सर इसी में गलतियां करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको। तो एक्सप्लेनेशन में फिर एक बार आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आते हैं इसके इस डिटेल से जो प्रॉफिट लॉस वगैरह पता लगाना है। एक फॉर्मूला आप सभी ने पहले से भी पढ़ा हुआ जानते हो, आप प्रैक्टिकली जानते हैं, CP + P = SP, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट = सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया गया 50,000, सेल प्राइस बताया था 65, तो हमने एज इट इज लिख दिया। तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट जो डिफरेंस होगा वो होगा यानी 15,000। तो इस तरह से आपके पास 3 फिगर्स आ जाएंगे और अब हम इन्हीं तीनों को 1 बाय 1 जगह पर पुट करेंगे यानी एडजस्ट करेंगे। और कैसे करेंगे आइए वो जानेंगे अब। तो गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस था हमारा, इसी कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या करते हैं, गुड्स यानी स्टॉक में माइनस कर देते हैं। तो 50,000 से स्टॉक माइनस हो जाएगा, ये हो गया एक इम्पैक्ट। देन सेकंड वन है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स जो कि 15,000 है, वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में 15,000 से। पहले ही बताया जा चुका है, पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया गया है कैपिटल्स में क्या क्या एडजस्ट होता है, यानी क्या प्लस और क्या माइनस होता है, आपको वहां पे इसका डिटेल मिल जाएगा। और तीसरा था आपका सेल प्राइस यानी 65,000 जो आपको कैश में मिल चुका है। तो लिखा है द रेवेन्यू दैट इज सेल्स प्रोसीड्स ऑफ गुड्स जो कि ₹65,000 है, विल बी एडेड इन कैश सिंस रियलाइज्ड इन कैश। क्योंकि वो पैसा मिल चुका है इसलिए कैश में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं गुड्स यानी स्टॉक पे इम्पैक्ट है, प्रॉफिट यानी कैपिटल पर इम्पैक्ट है और सेल करके पैसा मिल गया तो कैश पे भी इम्पैक्ट है। तो 3 जगह इम्पैक्ट है इसके। और आइए अब देखें कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो एक बार फिर मैंने पहले ओल्ड इक्वेशन लिखा आपका जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन तक हो चुका था। 75,000 कैश में था, 1,50,000 आपके स्टॉक में था, 40,000 फर्नीचर में था, लाइबिलिटी 0 था और 2,65,000 कैपिटल था। ये आपके पुराने इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं। अब इफेक्ट जो पड़ा है वो देखते हैं। तो हमने देखा इफेक्ट में गुड्स जो कि कॉस्ट प्राइस से माइनस हुआ 50,000 से। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट जो था वो कैपिटल में प्लस होना है, वो ये रहा 15,000। और तीसरा हमने देखा जो सेल प्रोसीड्स यानी हमें कलेक्ट हो चुका है कैश, वो कैश में जुड़ जाएगा 65,000। हो गया 3 इम्पैक्ट। अब बाकी जिस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा देख सकते हो, अब 0 एंड 0 लिख दिया गया। एंड फाइनली इन सब के साथ कंक्लूजन है आपका न्यू इक्वेशन। तो कैश प्लस होकर हो गया 1,40,000, स्टॉक में माइनस हो गया और हो गया 1,00,000, फर्नीचर में नो चेंज, लाइबिलिटीज नो चेंज और कैपिटल में 15,000 प्लस होके हो गया है 2,80,000। और फिर आप एक बार देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है या नहीं है। और जब तक नहीं होगा तब तक आपका आंसर गलत है, ये मान के चलो आप। नाउ नेक्स्ट 4th ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अतुल यानी जो बिजनेसमैन है आपके, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। तो आपने इस बार गुड्स परचेज किया है उधार में, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि गुड्स मतलब स्टॉक, और जब जब गुड्स का परचेज होगा, सेल होगा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, ऑलवेज वो स्टॉक पे ही इंपैक्ट डालेगा। तो एक बार फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इट विल इंक्रीज द असेट्स बाय ₹20,000। असेट्स बढ़ेगा 20,000 से। क्यों बढ़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक बढ़ेगा आपका। एंड ऑल्सो इंक्रीज द लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स बाय ₹20,000। और क्योंकि आपने उधार में परचेज किया है तो उधार में जिससे परचेज करते हैं वो कहलाते हैं सप्लायर, तो आपके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी इन द नेम ऑफ क्रेडिटर, तो वो हो गया एक 20,000। तो लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम खुलेगा आपका क्रेडिटर के नाम से। तो अब आइए इसको प्रेजेंट करते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो फिर एक बार पहले ओल्ड इक्वेशन है आपका, कैश जो प्रीवियस थर्ड ट्रांजेक्शन तक हो चुका था 1,40,000, स्टॉक 1 लाख, फर्नीचर 40,000, क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटी 0 और कैपिटल में 2,80,000। ये पिछले ट्रांजेक्शन तक का इम्पैक्ट था। नाउ इस ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो क्या है? कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं क्योंकि उधार पर हुआ। स्टॉक आपने खरीदा था इसलिए स्टॉक में प्लस होना था, सो प्लस हो गया। और उधार में परचेज किया तो आपका क्रेडिटर्स क्रिएट हुआ, इसलिए क्रेडिटर्स के कॉलम में प्लस हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। जो यहाँ पर लिखा गया फिलहाल 0 वो बाय मिस्टेक है, यहाँ 20,000 लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके स्टॉक में प्लस हो गया 20,000 और क्रेडिटर्स में भी प्लस हो गया 20,000। एंड फाइनली द न्यू इक्वेशन यानी इफेक्ट के बाद तो कैश तो नो चेंज 1,40,000, स्टॉक में 20,000 जुड़ गया यानी 1,20,000, फर्नीचर में 40,000, क्रेडिटर्स जो पहले 0 था उसमें प्लस हो गया है 20,000 और अब फाइनली वो भी हो गया 20,000 और कैपिटल में नो चेंज 2,80,000। एंड अगेन मैं फिर कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5 है, अतुल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 एट अ लॉस ऑफ ₹4,000 ऑन क्रेडिट। तो इस बार आपने गुड्स को लॉस पे बेचा है और क्रेडिट में बेचा है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूले को लेते हैं और फॉर्मूला जो पिछली बार था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट था, तो वहां इस बार माइनस लॉस, क्योंकि लॉस है क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? 25,000 जो दिया है क्वेश्चन में। ना लॉस बता ही दिया 4,000 तो वो लिख दिया हमने, तो बस दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका सेल प्राइस हो जाएगा। तो बस यही 3 इंपैक्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन में, इन तीनों को ही जगह पर ट्रीट करने हैं और कैसे करने हैं अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो गुड्स रिड्यूस होगा कॉस्ट प्राइस से, जैसा हमेशा मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस कितना था 25,000 से। दूसरा जो लॉस ऑन सेल था, पिछली बार प्रॉफिट ऑन सेल था तो कैपिटल में प्लस हुआ था, इस बार लॉस है तो कैपिटल में क्या होगा? माइनस होगा। कितने से? 4,000 से। और तीसरा सेल प्रोसीड्स पिछली बार कैश में मिल गया था इसलिए कैश में ऐड हुआ, इस बार मिला नहीं है बल्कि उधार हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, तो आपके डेटर्स का कॉलम नया खुलेगा एसेट्स में, उसमें जोड़ा जाएगा। तो रेवेन्यू यानी कि जो गुड्स बेचकर आपको किधर मिलना था वो आपको मिला नहीं है, इसलिए ऐड होगा नए एसेट्स में इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स सिंस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अब आइए इनका प्रेजेंटेशन करते हैं अपने इक्वेशन में। तो पहले तो ओल्ड इक्वेशन की वैल्यू एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कैश था 1,40,000, स्टॉक 1,20,000, फर्नीचर 40,000, क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल 2,80,000, जो आपके पिछले ट्रांजेक्शन नंबर 4 तक का डेटा यूज करके निकाला गया। नाउ इफेक्ट क्या पड़ा इस ट्रांजेक्शन का? हमने गुड्स बेचा तो स्टॉक घटेगा कितने से? कॉस्ट प्राइस जो कि 25 था। फिर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस, और यहाँ लॉस था इसलिए कैपिटल में माइनस हो गया 4,000। नाउ अगर कैश मिल गया तो कैश में जोड़ोगे आप, नहीं तो उधार हुआ तो डेटर्स में। तो आप देख सकते हो एसेट्स में एक चौथा नया कॉलम बना है, जो अब तक 3 थे, चौथा कॉलम बन गया, उसमें लिख दिया हमने 21,000, जो पहले नहीं था अब 21,000 लिख दिया। नाउ फाइनली द इफेक्ट यानी न्यू इक्वेशन, तो कैश नो चेंज 1,40,000, स्टॉक में माइनस हो गया 25, बचा 95,000, फर्नीचर 40,000 एंड डेटर्स 21,000, एक नया कॉलम है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल अगेन माइनस हो जाएगा और आ गया 2,76,000। एंड अगेन इन चारों को आप ऐड कर सकते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इन 2 को ऐड कर सकते हैं यानी कि राइट हैंड साइड, और क्रॉस चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 6 की तरफ। अतुल परचेज गुड्स कैश फॉर कैश ₹30,000। तो इस बार गुड्स परचेज किया है कैश में, तो सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। इट विल इंक्रीज एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। ठीक है, आपका एसेट्स बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया नहीं स्टॉक, कितने से? 30,000 से। एंड साथ साथ डिक्रीज भी करेगा एसेट्स को, और किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, सेम 30,000 से। तो आपने कैश में खरीदा तो भाई डेफिनेटली आपके पास से कैश रिड्यूस होगा, और स्टॉक खरीदा तो स्टॉक आपका बढ़ जाएगा। नाउ द इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक बार हम फिर पिछले ट्रांजेक्शन तक के सॉल्यूशन को लेकर ओल्ड इक्वेशन क्या था वो देखेंगे। कैश था आपका 1,40,000, 95,000 स्टॉक, 40,000 फर्नीचर, 21,000 डेटर्स, 20,000 क्रेडिटर्स और कैपिटल 2,76,000। पिछले ट्रांजेक्शन तक का इंपैक्ट बनाने पर ये वैल्यूज आ चुकी थी। नाउ इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, करंट ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो क्या था? कैश आपका रिड्यूस हुआ क्योंकि आपने परचेज कैश में किया था, और स्टॉक में बढ़ा था क्योंकि आपने स्टॉक यानी गुड्स परचेज किया था, बस। और तो किसी में इंपैक्ट था नहीं, तो बाकी सब में 0, 0, 0।
तो न्यू इक्वेशन क्या बना, कैश में इस बार रिड्यूस हो गया 30,000 तो आ गया 1,10,000, स्टॉक में इंक्रीज हो गया तो हो गया 1,25,000, फर्नीचर नो चेंज 40,000, डेटर्स 21,000 नो चेंज, क्रेडिटर्स नो चेंज 20,000 और कैपिटल नो चेंज 2,76,000। एंड अगेन आप फिर चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को टैली कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं अपने 7th ट्रांजेक्शन की तरफ। अतुल विड्रॉ कैश ₹8,000 एंड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन। तो बिजनेस के कैश को और गुड्स को उसने पर्सनल कंजम्पशन यानी जिसको हम कहते हैं प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं टोटल ड्राइंग्स कितना है। तो टोटल ड्राइंग्स में उसने कैश विड्रॉ किया था और गुड्स, तो हम दोनों को जोड़ने वाले हैं। कैश था 8,000 और गुड्स था 5,000, दोनों मिलाकर कितना हो गया 13,000। तो टोटल ड्राइंग्स है 13,000 जो कि कैपिटल से माइनस होता है। तो अब आइए इसका इंपैक्ट समझते हैं। इट विल डिक्रीज द कैपिटल, क्योंकि क्या था ये ड्राइंग्स था, बाय ₹13,000 इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। एंड ड्राइंग किया गया कैश के फॉर्म में, यानी बिजनेस का कैश कम हो गया और गुड्स भी कम हो गया, यानी इन दोनों में भी माइनस होगा। तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड स्टॉक, क्योंकि गुड्स को तो स्टॉक कहते हैं, बाय ₹8,000 एंड ₹5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो एक बार फिर ओल्ड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जो पुराने ट्रांजेक्शन तक का आ चुका था। 1,10,000 कैश में, स्टॉक में 1,25,000, फर्नीचर में 40,000, डेटर्स 21,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 2,76,000। नाउ इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट जो पड़ रहा है आपके 7th ट्रांजेक्शन का, वो क्या पड़ रहा है। आपने देखा कि आपने कैश क्या नाम है विड्रॉ किया तो आपका कैश घट गया है कितने से, 8,000 रुपये से। गुड्स विड्रॉन किया यानी स्टॉक भी घट गया 5,000 रुपये से, और टोटल ड्राइंग्स 13,000 था वो आपके कैपिटल से भी माइनस हो गया 13,000। रेस्ट किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं, सब में 0 0 एंड 0। फाइनली द न्यू इक्वेशन जो आपके सामने है वो कैश चेंज होकर हो गया 1,02,000, स्टॉक चेंज होकर हो गया 1,20,000, फर्नीचर नो चेंज 40,000, डेटर्स नो चेंज 21,000, क्रेडिटर्स नो चेंज 20,000 एंड कैपिटल अगेन रिड्यूस हो गया और हो गया 2,63,000। एंड अगेन यू कैन वेरीफाई इट बाय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जो कि है ट्रांजेक्शन नंबर 8। अतुल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली। यानी आपने जितने में भी गुड्स बेचा है सारा अमाउंट आपको नहीं मिला है, 1/3 सिर्फ मिला है और रेस्ट अमाउंट जो है आपका क्रेडिट माना जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इस कैलकुलेशन को समझते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट था आपका 60,000, प्रॉफिट दिया 20%, तो 60,000 का 20% कितना 12,000, तो सेल प्राइस कितना 72,000। नाउ इसी 72,000 के दो हिस्से आप कर सकते हो, एक तो हो गया 1/3 जो आपको कैश में मिल गया और एक रिमेनिंग यानी 2/3। तो 1/3 ऑफ 72 करेंगे तो कितना आएगा 24,000 और रिमेनिंग यानी 2/3 कितना हो जाएगा आपका 48,000। तो यानी आपके क्वेश्चन में 72 का इस्तेमाल ना होकर के 24 और 48 यानी उसकी बाइफरकेटेड वैल्यूज का इस्तेमाल होना है। आइए अब समझते हैं कैसे। तो इट विल रिड्यूस द गुड्स बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹60,000। जैसा हम सभी जानते हैं गुड्स को अगर बेचा गया तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक से माइनस होता है, तो वो माइनस हो जाएगा। देन प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है जो गुड्स पर वो कितना था 12,000, और जैसा आप समझते हो कि प्रॉफिट को ऐड करते हैं कैपिटल में और लॉस को माइनस करते हैं, तो इसलिए एडेड इन द कैपिटल। फिर तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि 1/3 ऑफ द सेल प्रोसीड्स दैट इज ₹24,000 जो अभी आपको मैंने करके दिखाया, रिसीव्ड इमीडिएटली एंड हेंस विल बी एडेड इन द कैश। तो इसमें से 1/3 अमाउंट मिल गया तो वो कैश में ऐड हो जाएगा, और जो रिमेनिंग आपको नहीं मिल सका वो आपके लिए डेटर्स बनेंगे, इसलिए रिमेनिंग ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स दैट इज ₹48,000 वो आपको नहीं मिला है, इसीलिए वो आपका ऐड होगा किसमें डेटर्स में। तो आइए इसका इफेक्ट समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने ओल्ड इक्वेशन की वैल्यूज के साथ, देन उसका इंपैक्ट एंड देन फाइनल वैल्यूज। तो देखिए ओल्ड इक्वेशन में वैल्यूज क्या थी आपकी, कैश में 1,02,000 था, स्टॉक में 1,20,000 था, फर्नीचर 40,000 था, डेटर्स 21,000, क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल 2,63,000। नाउ आपके करंट ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ा, कैश आप सबसे पहले तो आपने गुड्स बेचा यानी स्टॉक से माइनस किया कितना 60,000, आपने बेचा आपको प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस हो गया 12,000, और फिर 1/3 आपको कैश मिल गया तो वो कैश में जुड़ गया 24,000, और जो नहीं मिला वो आपके डेटर्स में इंपैक्ट डालता है तो डेटर्स में जुड़ गया 48,000। तो 4 इंपैक्ट हुए इस ट्रांजेक्शन के, एंड एज अ रिजल्ट द फाइनल वैल्यूज जो आपकी बन रही है वो कैश है 1,26,000, स्टॉक कितना 60,000 रिड्यूस होने के बाद, फर्नीचर नो चेंज 40,000, डेटर्स बढ़कर हो गया 69,000,
क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल भी बढ़ गया और हो गया 2,75,000। एंड फाइनली ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। एंड अगेन आप बीच में करो या ना करो, फाइनल इक्वेशन में जरूर से जरूर आप करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की बराबर है या नहीं। नाउ इन्हीं चीज़ों को हम लोग अपने बैलेंस शीट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, और जो कि मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो में दिखाने के लिए। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और होप सो कि सारे स्टेप्स और सारे एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।